सवाल दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज ऑफ ए टैंक सर्किट हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 0.01 मिली फैराड एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.001 मिली हेनरी। देखिए, टैंक सर्किट के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है बराबर 1/2 पाई करड़ी में एलसी। देखिए, कुछ रिजल्टेंट पाई बराबर होता है 3.14, 2 पाई बराबर होता है 6.28, 1/पाई का मान 0.318 होता है तथा 1/2 पाई का मान 0.159 होता है। तो देखिए, यहाँ से 1/2 पाई का मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/2 पाई कौड़ी में 10⁻⁻5 गुणे 10⁻⁻5, तो हो जाएगा 1/2 पाई गुणे के 10⁻⁻5, यानी कि ऊपर हो जाएगा 100/2 पाई किलो हर्ट्ज। अब देखिए, हो जाएगा इसका आंसर 15.91 किलो हर्ट्ज। सवाल है, इन ए सिंगल फेज आरएल सीरीज सर्किट इफ द current lags the supply voltage by an angle of 60 ohm, then the voltage across the inductor leads the supply voltage by an angle of। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि एक सीरीज आरएल सर्किट है, तो यहाँ पे सीरीज आरएल सर्किट बनाया गया है। फिर देखिए, यहाँ पे वोल्टेज जो है कि दिया गया है Vs। देखिए, यह सीरीज सर्किट है, तो यहाँ पे रेफरेंस जो है कि आई को लिया गया है, करंट को लिया गया है। यदि यह पैरेलल सर्किट होगा तो रेफरेंस वोल्टेज को लेते हैं। तो देखिए, दिया गया है कि जो सप्लाई वोल्टेज है वह दिया गया है कि जो करंट है वह सप्लाई वोल्टेज से 60 अंश लैग कर रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज Vs होगा वो देखिए इस प्रकार बनाया गया है। अब देखिए, हम जानते हैं कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वह करंट से 90 अंश लीड करता है। तो देखिए, 90 डिग्री लीड करते हुए वोल्टेज बनाया गया है इंडक्टर के क्रॉस, तथा ध्यान दीजिए कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वह जो करंट का फेज है उसी के फेज में होगा, VR। यहाँ से देखने पर कि जो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वह सप्लाई वोल्टेज से 90 - 60 हुए तो 30 अंश लीड करता होगा। सवाल दिया है, टू साइनोसॉइड्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस आर एडेड, द रिजल्टेंट इज साइनोसॉइड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। देखिए, यह बोल रहा है कि मान लीजिए कि VT जो साइनोसॉइड से उसका मान है 2 साइन ओमेगा टी प्लस 30 अंश प्लस 4 कास ओमेगा टी प्लस 20 अंश। तो इसका रिजल्टेंट निकाला जा सकता है कि नहीं। तो देखिए, इसमें दोनों में की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब ओमेगा टी तथा ओमेगा टी है, तो इसका एक सिंगल रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। बट देखिए, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी अलग है, यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे 2 ओमेगा टी, अतः इसका एक ठो सिंगल रिजल्टेंट नहीं निकाला जा सकता है। बस इस वाला जो एक्सप्रेशन है इसका सिर्फ RMS मान निकाला जा सकता है। देखिए, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए यह जो कास वाला है इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फेज एंगल इन डिग्रीज इन ए सीरीज RC सर्किट हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ
50 ओम and a capacitive reactance of 86.6 ohms when supply with a frequency of 50 हर्ट्ज। तो देखिए यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है। देखिए यहाँ पे Vs वोल्टेज जिसका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है सप्लाई किया जा रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है उसे माइनस जे एक्स सी के रूप में लेते हैं। तो जेड जो इम्पीडेंस बराबर हो जाएगा आर माइनस जे एक्स सी, तथा देखिए इस इम्पीडेंस का फेज एंगल बराबर होता है आर बटा के इम्पीडेंस अथवा फाई बराबर टेन इनवर्स माइनस एक्स सी बटा के आर, यानी हो जाएगा फाई बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स सी बटा के आर, यानी हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स 86.6 बटा के 50। चूँकि देखिए कड़ी में 3/2 का मान होता है 0.866, तो 100 कड़ी में 3/2 का मान हो जाएगा 50 कड़ी में 3 बराबर 86.6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से रख देंगे तो 50 दशमलव कड़ी में 50 इंटू कड़ी में 3 बटा के 50, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स कड़ी में 3, इसका मान हो जाएगा माइनस 60 अंश, यानी फाई का मान 60 अंश हो जाएगा। सवाल यह है व्हाट इज द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ ए साइनोसॉइडल वोल्टेज इन वोल्ट हैविंग एवरेज वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। तो देखिए पीक टू पीक वोल्टेज का मतलब होता है 2 गुणे के वोल्टेज का पीक वैल्यू, 2 गुणे के वोल्टेज का पीक वैल्यू अथवा 2 Vm होता है। तो देखिए हम जानते हैं V एवरेज बराबर होता है 2 Vm बटे के पाई, तो यहाँ से 2 Vm बराबर हो जाएगा V एवरेज गुणा के पाई। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू दिया है 100 वोल्ट, यानी 100 पाई हो जाएगा पीक टू पीक वोल्टेज, पूरे तो 314 वोल्ट। सवाल दिया द RMS ऑफ द पीरियाडिक वेवफॉर्म गिवन इन द फिगर इज। देखिए यहाँ पर एक ठो रिजल्टेंट निकालेंगे। यहाँ पे ऊपर y अक्ष पे y है तथा x अक्ष के सापेक्ष जो है कि टाइम t है। यहाँ पर देखिए Im यहाँ पर माइनस Im है, और देखिए इसका वेवफॉर्म इस प्रकार बन रहा है, इस प्रकार बन रहा है, मतलब कि ऊपर जो है कि रैंप सिग्नल तथा नीचे स्टेप सिग्नल बन रहा है। तो इसका IRMS बराबर होता है करड़ी में I1 RMS का होल स्क्वायर प्लस I2 RMS का होल स्क्वायर। IRMS बराबर होता है Im करड़ी में 2 बटा के 3। और देखिए इसका एक कंप्लीट टाइम पीरियड इतना है। इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद यह रिपीट करने लग रहा है। देखिए वहाँ पे जो ट्रेंगुलर वेव था वह ऊपर दिया था, बट यहाँ पे ट्रेंगुलर नीचे दिया है, तो इससे कोई मैटर नहीं होता है। फिर सिर्फ देखिए ऊपर नीचे होना चाहिए। तो देखिए इसका भी हो जाएगा RMS वैल्यू Im बटा के करड़ी में 3 बटा के 2, करड़ी में 2 बटा के 3। देखिए चूंकि यहाँ पे Im का मान दिया है 6 एम्पियर, अतः ध्यान दें कि IRMS बराबर हो जाएगा 6 इंटू कड़ी में 2/3। इसको हल कर देंगे तो मान आ जाएगा 2 कड़ी में 6। सवाल है फॉर एन AC सर्किट द वोल्टेज एंड द करंट आर गिवन एज V बराबर 100 प्लस
J10 वोल्ट एंड I बराबर 20 माइनस J10 ए रिस्पेक्टिवली द रिएक्टिव पावर ऑफ द सर्किट इज। देखिए हम जानते हैं एसी सर्किट में एपारेंट पावर बराबर होता है, देखिए वी आर एम एस, देखिए होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस का कॉन्जुगेट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वी आर एम एस का मान दिया है 100 प्लस J10 तथा आई का मान दे रखा है 20 माइनस J10। तो देखिए यहाँ पे एपारेंट पावर यस बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस हो जाएगा 100J एक कोष्टक में इंटू दूसरे कोष्टक में 20 माइनस J10 का कॉन्जुगेट। इसको हल करेंगे तो 100 प्लस 10J एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 20 प्लस 10J। अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2000 प्लस J 1000 प्लस J इंटू 200 माइनस 100। इसको हल कर देंगे तो 1900 प्लस J 1200। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं J स्क्वायर का मान -1 होता है। अब देखिए एक ठो दूसरा फार्मूला भी होता है, अपारेंट पावर बराबर P प्लस माइनस JQ। अब देखिए यदि प्लस चिन्ह होगा तो वह सर्किट लैगिंग सर्किट होगी, आरएल सर्किट होगी, तथा यदि माइनस होगा तो वह लीडिंग सर्किट, बोले तो आरसी सर्किट होगी। तो देखिए जब यहाँ पे यह कौन से रूप का देखिए बन रहा है, तो यह यस बराबर P प्लस JQ के फॉर्म का बन रहा है। मतलब कि यहाँ पे बीच में पॉजिटिव चिन्ह आ रहा है, मतलब कि यह आरएल सर्किट होगा, यानी रजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट होगी। दूसरी बात की यहाँ से P का मान 1900 आ रहा है, Q का मान 1200 आ रहा है। मतलब कि यहाँ एक्टिव पावर 1900 वाट है, मतलब रजिस्टर के अक्रॉस 1900 वाट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तथा रिएक्टिव पावर 1200 किलो वोल्ट एम्पियर है। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है, मतलब कि जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस 1200 बार रिएक्टिव पावर कंज्यूम हो रहा है। सवाल दिया है Which of the following statement is true about a parallel RLC circuit? इसको हल करने के लिए सबसे पहले पैरेलल आरएलसी सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भी जो कि सप्लाई एसी वोल्टेज है, आईएस करंट है, और देखिए यहाँ पे एक ठो पैरेलल में रेजिस्टेंस है, पैरेलल में एक ठो इंडक्टर है, और पैरेलल में एक ठो कैपेसिटर है। तो देखिए तथा रेजिस्टेंस में आई आर करंट, इंडक्टर में आई एल करंट तथा कैपेसिटर में आई सी करंट फ्लो होती है। तो देखिए जब भी हम रजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर का नामकरण करते हैं तो देखिए इस प्रकार करते हैं। रजिस्टेंस हो जाएगा आर तथा इंडक्टर की वैल्यू हो जाएगा प्लस JXL तथा कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा -JXC। अब देखिए इनका जो जैसे इनका व्युत्क्रम करते हैं तो देखिए हो जाएगा 1/R, और रजिस्टर का व्युत्क्रम 1/R जो कि कंडक्टेंस है, तथा देखिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस प्लस JXL है इसका उल्टा करेंगे, यानी 1/JXL, तो यह हो जाएगा -J इंटू BL, तथा यहाँ पे -J इंटू BL जो है कि है वह
इंडक्टिव ससेप्टेंस है। फिर देखिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस जे एक्स सी है, इसका उल्टा व्युत्क्रम हो जाएगा 1/के माइनस जे एक्स सी। तो यह हो जाएगा प्लस जे इंटू बी सी। यहाँ पे बी सी कैपेसिटिव ससेप्टेंस है, क्योंकि रिएक्टेंस का उल्टा सस्पेक्टेंस होता है, हम जानते हैं। और देखिए ये भी बात जानते हैं कि 1/जे बराबर होता है माइनस जे, तथा 1/के माइनस जे बराबर होता है प्लस जे। तो यही सवाल में पूछा है कि पैरेलल सर्किट में कौन सा किसका सस्पेक्टेंस जो होता है वह निगेटिव होता है। तो जो इंडक्टर होता है उसका सस्पेक्टेंस यहाँ पे माइनस जे बी एल है, जो कि निगेटिव है, तथा कैपेसिटर का सस्पेक्टेंस यहाँ पे प्लस जे बी सी पॉजिटिव है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा इंडक्टिव ससेप्टेंस विल बी नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पीडेंस जेड होता है उसका उल्टा एडमिटेंस वाई बराबर होता है जी प्लस जे कोष्टक में बी सी माइनस बी एल। यहाँ सस्पेक्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन इन द डायग्राम इज, यहाँ पर देखिए एक ठो एसी दिया है, एसी वोल्टेज सोर्स दिया है, वी टी बराबर 7 इंटू 16 टी। अब देखिए यहाँ से वी टी बराबर ये भी साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर ओमेगा का मान 16 आ जाएगा। और फिर देखिए समांतर में इंडक्टर लगा हुआ होता है, तो इंडक्टर का रिएक्टेंस को हम प्लस जे एक्स एल लिखते हैं। और देखिए फिर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और फिर देखिए तो पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर के रिएक्टेंस को हम लोग माइनस जे एक्स सी से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए हम जानते हैं एडमिटेंस वाई बराबर होता है जी प्लस जे कोष्टक में बी सी माइनस बी एल कोष्टक बंद। यहाँ पर बी सी कैपेसिटर का सस्पेक्टेंस है, तथा बी एल जो इंडक्टर है उसका सस्पेक्टेंस है। तथा हम जानते हैं कि जो सस्पेक्टेंस का मान होता है वह रिएक्टेंस का उल्टा होता है। तो यहाँ पर बी सी जो होगा वह माइनस जे एक्स सी का उल्टा होगा। तो बी सी बराबर हो जाएगा 1/के माइनस जे एक्स सी, यानी कि तथा ये एक्स सी बराबर होता है 1/के ओमेगा सी, यानी कि बी सी का मान हो जाएगा यहाँ से जे ओमेगा सी। तो बी सी का मान हो जाएगा 2 जे। उसी प्रकार देखिए इंडक्टर का सस्पेक्टेंस बी एल बराबर होता है 1/के इंडक्टर का रिएक्टेंस, यानी 1/के जे एक्स एल। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा बी एल बराबर 1/के जे एक्स एल। अब देखिए जे नीचे ऊपर जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा, यानी बी एल बराबर हो जाएगा माइनस जे 1/के ओमेगा एल। तो देखिए ओमेगा का मान 16 रख देंगे, एल का मान 1/4, तो हो जाएगा बी एल बराबर माइनस जे 0.25। अब देखिए पूरा टोटल सर्किट का सस्पेक्टेंस की बात करें तो दोनों जो सस्पेक्टेंस आए उनको जोड़ देंगे, इंडक्टर के और कैपेसिटर को, तो हो जाएगा 7/4 जे। सवाल दिया है व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी एंड ई बराबर ई जीरो कास ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चतुर्थांश बनाते हैं। चतुर्थांश में जो राइट साइड वाला यक्स चतुर्थांश है वहाँ पे कास ओमेगा टी लिखते हैं, तथा उसके अपोजिट लेफ्ट साइड यक्स अक्ष पर माइनस कास ओमेगा टी, तथा नीचे वाई अक्ष पर साइन ओमेगा टी, तथा ऊपर उसके अपोजिट माइनस साइन ओमेगा टी लिखते हैं। और फिर देखिए यदि ओमेगा टी में कोई एंगल जुड़ रहा हो तो उसे एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेकर चलते हैं,
तथा यदि कोई घट रहा हो, मतलब कि नेगेटिव फेज एंगल हो, तो उसे क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा टी में कुछ भी नहीं जुड़ रहा है, मतलब कि जो करंट होगी वह साइन ओमेगा टी बोले तो वाई अक्ष पर नीचे की तरफ होगी। और देखिए अब फिर अगला जो इक्वेशन दिया है ई बराबर ई जीरो कास ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो देखिए यहाँ पे कास ओमेगा टी को देखते हैं तो राइट साइड में है एक्स अक्ष पर, और फिर इसमें पाई बाई 3 जुड़ रहा है, 60 अंश जुड़ रहा है, अतः पॉजिटिव जुड़ रहा है। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चलते हैं। तो अब देखिए ई को हम लोग कास ओमेगा टी से ऊपर 60 अंश दर्शाया गया है। अब पूछा है कि ई तथा आई के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो ई और आई के बीच में 60 प्लस 90 बोले तो 150 अंश का फेज डिफरेंस है। तो इसका आंसर जो होगा कि बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला को लिखा गया कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस। सवाल दिया एन इंडक्टर इज सप्लाइड फ्रॉम ए साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर चेंजेज फ्रॉम पीक वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 10 मिलीसेकेंड, देन सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज। देखिए एक इंडक्टर है, उसके अक्रॉस साइनोसॉइडल वोल्टेज लगाया गया है, तो जो इंडक्टर में करंट फ्लो होगी वो अभी साइनोसॉइडल ही फ्लो करेगी। तो यहाँ पे देखिए करंट को दिखाया गया है साइनोसॉइडल रूप में आई एम। तो देखिए इंडक्टर में स्टोर एनर्जी का फार्मूला होता है ई बराबर 1/2 एल इंटू आई स्क्वायर। सवाल में दिया है कि इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम पीक वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 10 मिली सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर, मतलब जो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वह पीक वैल्यू से मिनिमम वैल्यू होने में 10 मिली सेकेंड का टाइम लेती है। तो देखिए इस एनर्जी का पीक मान होने के लिए देखिए आई का भी पीक मान होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आई का पीक मान आई एम है। देखिए यहाँ पे एक ठो इसमें महत्वपूर्ण एक ठो अलग से फैक्ट देखें कि यहाँ पे आई का मिनिमम वैल्यू माइनस आई एम है। अगर देखिए ई बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर में माइनस आई एम रखेंगे तब भी एनर्जी का मान हो जाएगा ई बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, मतलब कि जब करंट का मैक्सिमम मान आई एम रखते हैं प्लस आई एम तब भी मतलब कि ई मैक्स आता है, तथा जब आई का मान माइनस आई एम रखते हैं तब भी एनर्जी मैक्सिमम ही आती है। मतलब कि करंट का वेव तो साइनोसॉइडल होगा, बट देखिए एनर्जी का वेव देखिए जो पॉजिटिव साइकिल है उसमें तो पॉजिटिव होगा ही, बट जो नेगेटिव साइकिल है उसमें भी पॉजिटिव होगा। इस तथ्य को ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि जो एनर्जी है वह पीक से मतलब कि हाई से लो होने में 10 मिली सेकेंड का टाइम लेती है। मतलब कि पूरे साइकिल का समय हो जाएगा 10 चौका 40 मिली सेकेंड। जब टाइम पीरियड 40 मिली सेकेंड आ जाएगा तो देखिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/40 मिली सेकेंड, बोले तो 25 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सवाल दिया है कि इन द सर्किट, सवाल दिया है इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इट इज डिजायर टू हैव ए कांस्टेंट डायरेक्ट करंट आई टी थ्रू द आइडियल इंडक्टर एल, द नेचर ऑफ द वोल्टेज सोर्स वी ऑफ टी मस्ट बी। यहाँ पर देखिए एक तो वोल्टेज सोर्स वी ऑफ टी लगा है, तो इसमें आई ऑफ टी करंट फ्लो हो रही है, इंडक्टर एल लगा हुआ है। तो यहाँ पर यह बोला है कि जो आई ऑफ टी हो वह डीसी हो
उसके लिए वोल्टेज किस नेचर का लगाना चाहिए। तो देखिए हम जानते हैं कि इंडक्टर का वोल्टेज V ऑफ टी यानी VL बराबर होता है L इंटू डी आई अपन डी टी होता है। देखिए यहाँ से हो जाएगा VL इंटू डी टी बराबर L इंटू डी आई ऑफ टी। मतलब ध्यान दीजिए यहाँ से करंट का मान पता करने के लिए यहाँ पे जो VL है उसका समाकलन करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर बताया है कि जो करंट है वह DC है। DC बोले तो स्टेप सिग्नल है। और देखिए हम किस चीज़ का समाकलन करते हैं तो हमें स्टेप सिग्नल प्राप्त होता है। तो हम इम्पल्स सिग्नल का समाकलन करते हैं तो हमें स्टेप सिग्नल प्राप्त होता है। मतलब कि वोल्टेज को इम्पल्स नेचर का लगाना चाहिए। एन आइडियल इम्पल्स आंसर सही हो जाएगा। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। देखिए पहला ऑप्शन क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल रेजोनेंस इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ सीरीज रेजोनेंस। तो ये बात एकदम सही है क्योंकि देखिए क्वालिटी फैक्टर सीरीज सर्किट का XL बटे के आर होता है अथवा XC बटा के आर होता है अथवा 1 बटा के आर करड़ी में L/C होता है। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर पैरेलल सर्किट का R बटा के XL अथवा R बटा के XC अथवा R इंटू करड़ी में C बटा के L होता है। सवाल दिया है क्वालिटी फैक्टर प्रोवाइड्स द करंट मैग्निफिकेशन। तो यह भी बात सत्य है भाई, क्योंकि पैरेलल में करंट मैग्निफिकेशन मिलता है तथा समांतर में वोल्टेज मैग्निफिकेशन मिलता है। जैसे देखिए सीरीज में जो है कि करंट तीनों का सेम होता है, इसलिए करंट को तो मैग्नीफाई बढ़ा नहीं सकता है तो वह वोल्टेज को बढ़ाता है। लेकिन यदि समांतर में बात करें तो करंट अलग अलग होता है तो वह करंट को बढ़ा सकता है लेकिन वोल्टेज सबका समान होता है। और तीसरा ऑप्शन दिया है क्वालिटी फैक्टर प्रोवाइड द वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो देखिए यह पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए गलत बात है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में करंट का मैग्निफिकेशन होता है, वोल्टेज का नहीं। फिर देखिए चौथा ऑप्शन इट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कुलेटिंग करंट टू द लाइन करंट। तो ये भी बात सत्य है। देखिए सीरीज में क्वालिटी फैक्टर क्यू बराबर होता है V लाइन बटा के VS अथवा VC बटा के VS। पैरेलल में क्वालिटी फैक्टर IL बटा के IS अथवा IC बटे के IS। यहाँ पर IS जो है सोर्स के करंट है, VS सोर्स का वोल्टेज है तथा VL इंडक्टर का वोल्टेज है, VC कैपेसिटर का वोल्टेज है, IL इंडक्टर का करंट है तथा IC कैपेसिटर का करंट है। यहाँ पे देखिए पैरामीटर सीरीज रेजोनेंस सर्किट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में डिफरेंस। देखिए सर्किट रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर तीनों लगे होते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट में। पैरेलल में भी RLC लगे होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सीरीज में जुड़े होते हैं, इसमें पैरेलल में जुड़े होते हैं। इम्पीडेंस एट रेजोनेंस। देखिए सीरीज में मिनिमम इक्वल्स रेजिस्टेंस Z बराबर R। पैरेलल में मैक्सिमम थियोरेटिकली इनफाइनाइट इन आइडियल कंडीशंस। अब देखिए करंट एट रेजोनेंस मैक्सिमम डिटरमाइंड बाय I बराबर V बटे के R। पैरेलल में मिनिमम आइडियली 0 इन द मेन ब्रांच। अब देखिए वोल्टेज एट रेजोनेंस वोल्टेज across LRC कैन बी सिग्निफिकेंटली हायर देन द सोर्स वोल्टेज ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखिए पैरेलल सर्किट में वोल्टेज across LRC इक्वल्स द सोर्स वोल्टेज।